मेरे देश के प्यारे देशवासियों, आप इस मुल्क के मालिक हैं, स्वामी हैं, भाग विधाता हैं, अधिनायक हैं। आपको इस लोकतंत्र ने गुलाम बना के रखा है। अब बारी ये आ गई है कि आपको मालिक बनना है और इन सत्ताधारियों को नौकर बना के रखना है। इन लोगों ने लोकतंत्र के बदौलत बहुत धन दौलत, अरबों खरबों के मालिक बन गए हैं। तो अब इसमें हमें परिवर्तन लाना है। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है। आज हम भारत के संविधान की चर्चा करते हैं। हमारा भारत का संविधान 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक है। 1 से लेकर 4 तक हमारे संविधान में द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी है। यूनियन का मतलब दैट इज द भारत which shall be the union of state and its territory। मेरे भाइयों, हमारे यूनियन में 1 से लेकर 29 तक स्टेट आते हैं और 1 से लेकर 8 तक इनके केंद्र शासित टेरिटरी आते हैं। ये हमारे शेड्यूल्ड 1 में लिखा हुआ है। टेरिटरी, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ये हमारे संघ के स्टेट से जुड़े हुए हैं। अब हम आपको 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बता रहे हैं। नागरिकता हमें जो संविधान से 5 से लेकर 11 तक मिलती है, वो उसमें प्रावधान दिए हुए हैं। अब भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं, जो 12 से लेकर 35 तक है। हमारे फंडामेंटल राइट हमारी जनता की, हमारे जनतंत्र की आत्मा है और इसमें अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है, केंद्र शासन और राज्य शासन कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट को छीनती हो या शून्य करती हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अपने फायदे के लिए सब बना देती हैं और उसके लिए विधेयक, ऑर्डिनेंस लाकर जो है उसे जो है सम्मान देकर जो है उसे अनुमोदित कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो मौलिक अधिकार 14 है, वो राइट टू इक्वलिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें यह कहा गया है, भारत के हर नागरिक को समान कानून प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें जो सत्ताधारी हैं उनके साथ अलग कानून व्यवहार करता है और जो निर्मल शोषण जो पब्लिक है उनके साथ कानून अलग व्यवहार करता है। अभी हमें मालूम हुआ है, जो हमारे कानून मंत्री हैं अर्जुन मालका, उन्होंने कहा हमारे देश में 5 करोड़ जो है मुकदमे जो है पेंडिंग हैं, लंबित हैं। इनकी जो है संख्या कैसे कम की जाए। लेकिन ये मुकदमे जो हैं ये इतने लंबित हो गए हैं, जिनको समाप्त करना हमारे जो है न्यायपालिका, चाहे वो जिला कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो,
इनके पास जो है अधिक संख्या में जो है न्यायाधीश नहीं है। तो पहले न्यायाधीश की पूर्ति हो, तब जाके हमारे जो 5 करोड़ जो मुकदमे जो हैं देश के लंबित हैं वो तभी जाके पूरा होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अनुच्छेद 15 में ये लिखा हुआ है, कोई भी जो है नागरिक जात, मूलवंश, धर्म, पूजा और लिंग भेद पर कोई भी विभेद नहीं करेगा, इसके लिए मना किया गया है। सब नागरिक भारत के एक समान हैं, उसमें न तो जात, न तो धर्म, न बर्थ ऑफ प्लेस और न लिंग भेद रखा गया है। इसलिए हमारे संविधान में, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। हमारे संविधान में जो जातियां हैं, अब जातियों के हिसाब से ही जो है हमारा जो है गणतंत्र बनता है, हमारा लोकतंत्र बनता है। तो हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दिया हुआ है कि ये जो विभेद है, ये जो भिन्नता है, ये जो है समाप्त कर देनी चाहिए। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, तो हमारे 16 में लिखा हुआ है हर आदमी को रोजगार के अवसर समान दिए जाएंगे। लेकिन ये भी नहीं होता है, हमारे नागरिक को समान अवसर रोजगार के मिल ही नहीं पाते हैं। वो एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है और विकलांग लोगों के लिए अलग है। इसमें भी जो है निर्बल और धनी लोगों के हिसाब से जो है रोजगार दिए जाते हैं। हमने बड़े बड़े आईएएस पीसीएस लोगों से बात करी तो वो लोग खुद ही बताते हैं कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करके जो है इतनी मेहनत करके ये बनते हैं, लेकिन हम इस लोकतंत्र, इस गणतंत्र के सत्ताधारियों के गुलाम हैं। इनके दबाव में हमको काम करना पड़ता है और इनके दबाव में काम करते करते हमारे जो आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, कभी भी जो है वो उनको फांसी भी लगाना पड़ता है, उनको जो है आत्महत्या भी करना पड़ता है। इतना ज़्यादा जो है हमारे भारतीय शासन का जो है दबाव जो है इन अधिकारियों पर रहता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस, पीसीएस, आईआरएस, आईपीसी, ये सब लोगों को जो है हमारे कार्यपालिका अधिकार जो है इनको जो है प्रदान कर देना चाहिए और हमारे जो है संसद का कार्य जो इनको देकर जो है इन्हें जो है देश का जो है काम दे देना चाहिए, जिससे जो है हमारे देश में एकल व्यवस्था हो, डबल व्यवस्था खत्म हो जाए। जब हमारे देश की डबल व्यवस्था खत्म हो जाएगी और हमारे जो है नेताशाही का खात्मा हो जाएगा और नौकरशाही को ये अधिकार मिलेगा, तो हमारे देश में एक एकल सरकार आएगी और जो संसद का खर्चा हमारे देश में 5 अरब 68 करोड़ 80 लाख का होता है, वो भी जो है देश के लिए बचेगा। हमारे देश में 4120 एमएलए हैं और 467 एमएलसी हमारे प्रदेशों में है, जिनका खर्चा भी जो है 50 अरब आता है। इस तरह से हमारी भारतीय शासन व्यवस्था बहुत ही खर्चीली और भारी भरकम की है। इसे हमें ब्यूरोक्रेसी को दे देना चाहिए और नेताशाही खत्म कर देना चाहिए, तभी हमारा देश महान बनेगा और गरीबों का, शोषित लोगों का, वंचित लोगों का जो है भला होगा और उनका विकास होगा। अब मैं आपको संविधान की धारा 17 बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है छुआछूत का
समापन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। इसमें भी जो है, जो पढ़े लिखे आईएएस है, आईपीएस है, इन लोगों से अलग व्यवहार होता है, और जो लोग जो है अफसर नहीं है, इनके साथ अलग व्यवहार होता है। तो हमारा छुआछूत, अनटचएबिलिटी का समापन आज तक नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपको राइट टू फ्रीडम बताना चाहता हूँ। राइट टू फ्रीडम में 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद हैं। 19 में लिखा हुआ है कि हर नागरिक को अपनी स्पीच अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, लेकिन यहाँ पे जो लोग शोषित हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग जो वंचित हैं, उनको जो है ये अधिकार जो है नहीं दिए जाते हैं। ये अधिकार तो केवल जो हमारे सत्ताधारियों को ही दिए जाते हैं, और जो इस अधिकार के लिए जो है अपना भाषण, अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो उनको पुलिस जो है अनलॉफुल असेंबली कह करके उठा के बंद कर देती है, उनकी आवाज़ को दबा देती है, उनकी जो है भाषा को जो है गलत साबित करती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 19 में 1 से लेकर 7 तक जो है इसमें इसके उपखंड हैं। इसमें ये बहुत बड़े अच्छे हैं। अभी तो हमने आपको बताया कि हमें अपनी बात का, हमें अपनी स्पीच का, हमें अपनी अभिव्यक्ति का आज़ादी है। दूसरा इसमें यह है कि हमें असेंबलिंग होने का, हमें सम्मेलन करने का शांतिपूर्वक ढंग से बिना अशस्त्र का हमें जो है संविधान ने अधिकार दिया है। तीसरा इसमें जो है यूनियन और यूनियन बनाने का भी जो है हमको अधिकार मिला है। हम किसी भी देश में जाकर जो है घूम सकते हैं, हम किसी भी टेरिटरी में जाकर जो है हम अपना जो है भ्रमण कर सकते हैं। इसके आगे जो है हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं, हम अपना पेशा कर सकते हैं, हम कहीं पर भी जो अपना निवास स्थान बना सकते हैं। ये हमारे जो है आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। अब मैं आपको अनुच्छेद 20 बताना चाहता हूँ। ये बहुत बढ़िया अनुच्छेद है, ये जनता के लिए बना हुआ है, ये हमारी प्रिय जो है जनता के लिए बना हुआ है। अनुच्छेद 20 में हमें ये अधिकार मिला हुआ है कि यदि हमें कोई भी पुलिस वाला हमें जो है कानून के उल्लंघन में पकड़ता है, तो उस कानून के उल्लंघन में जो भी सजा लिखी है, वही सजा जो है हमारे आम नागरिकों को, हमारे जनता को मिलेगी। उससे 1 इंच भी ज़्यादा सजा देने का हमारे जो है भारतीय शासन व्यवस्था में नहीं है। और एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। मैं तो ये देखता हूँ इसका बड़ा उल्लंघन होता है। पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है और उसे डंडों से पीट कर जो है अपनी बात कहलवाता है, चाटा मारता है, गाली देता है, अगर गलत उसके खिलाफ बोलता है। ये हमारे अनुच्छेद 20 के बहुत खिलाफ है। जबकि हमारे अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है कोई भी पुलिस का अधिकारी किसी भी नागरिक को किसी भी कानून के उल्लंघन में पकड़ता है, तो उस कानून के उल्लंघन में जो सजा लिखी है उतनी ही देनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। ना तो थप्पड़ मारना चाहिए, ना तो डंडे मारना चाहिए, ना तो गाली देना चाहिए, ना जो है उस भारत के मालिक को जो अपशब्द कहना चाहिए। अब मैं आपको अनुच्छेद 21 की बात बताता हूँ। अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है
प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। इसका अर्थ ये हुआ जाके हर आदमी को जीने का अधिकार है। ये हमारे संविधान में हमको जो है अधिकार मिला हुआ है और उसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार हमें जो है अनुच्छेद 21 में मिला हुआ है। बिना किसी कानून से, बिना किसी कानून के प्रोविजन से किसी भी आदमी को आप जीवन से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। उसके पर्सनल लिबर्टी से आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। कानून का पालन कर कर ही उस व्यक्ति को उसकी सजा से दिलाई जा सकती है। उसे जीवन से जो है बिना कानून वंचित नहीं किया जा सकता है। उसे पर्सनल स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जा। अब हम आपको 22 की बात बता रहे हैं। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 22 है वो भी आम नागरिक के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया है। उसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन। उसमें यह कहा गया है आम आदमी यदि कोई अपराध करता है तो जब तक वो सिद्ध दोष नहीं हो जाता है तो पुलिस को या पुलिस अफसर को उसे अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है, ना उसे डिटेंशन करने का अधिकार है। और उसे अपनी रक्षा के लिए वकील अपनी रुचि का जो है रखना और अपनी प्रतिरक्षा के लिए जो है उसको वकील रखना जो है हमारे संविधान ने जनता को अधिकार दिया है। अपनी प्रतिरक्षा वकील से परामर्श लेने के लिए उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको जो राइट टू फ्रीडम है वो 19 से लेकर 22 तक बताए हैं, जो देश के लिए और हमारी देश की जनता के लिए रत्न हैं, जिनके आधार पर हमारे जनता को जो है संविधान जो है सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का राइट दिए हुए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारे जो है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम का मैं समापन करता हूँ। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में के बारे में बताना चाहता हूँ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमारे संविधान ने आम आदमी को ये अधिकार दिया है कि किसी भी आदमी को उससे बेकार नहीं करवाया जाएगा, उससे गलत ढंग से काम नहीं कराया जाएगा। किसी भी नाबालिग को उसको जो है काम पे नहीं रखा जाएगा। इसके लिए हमारे संविधान जो है हमारे संविधान 23 में कहा गया है। ये 23 से लेकर जो है 24 तक है। अब हमारा संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें अपने धर्म को मानने की, पूजा करने की और उसे प्रचार करने की हमारे संविधान ने आम जनता को अधिकार दिया हुआ है। सरकार हमको जो है हिंदू मुसलमान करके लड़ाती है और धर्म के खिलाफ जो है संघर्ष करवाती है, तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको संविधान जो है 24 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद को बताना चाहता हूँ। इसमें जो हमें संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, इसमें कहा गया है फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन।
हमें अपने सांस्कृतिक कार्यों को पूरा करने का हमें अधिकार है, हमें शिक्षा पाने का अधिकार है। इससे हमारी सरकार, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे वो प्रदेश की हो, हमको वंचित नहीं कर सकती है। अब मैं आपको 30 से लेकर 35 तक बताना चाहता हूँ, 30 से लेकर 32 तक ये बताना चाहता हूँ कि हमारा फ्रीडम टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जो हमारे जो है फंडामेंटल राइट के खिलाफ या सरकार हमको जो है जेल भेजती है या जो है हमारे खिलाफ कोई काम होता है, तो हम धारा 32 में जो है हम सुप्रीम कोर्ट जाकर रिट लगाकर अपनी ज़रूरत को, जो हमारे जो है संविधान ने जनता को दिया हुआ है, उसे हम परिवर्तित करा सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताना चाहता हूं, जो 36 से लेकर 51 तक है। हमारे 36 में लिखा हुआ है स्टेट की परिभाषा, हमारे 37 में लिखा हुआ है कि हमारे प्रदेश की जो नीतियां हैं वो जो है जनता के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, हितकर होनी चाहिए और उनके लाभकारी होना चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे आम जनता को जो है इसमें जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं उनका जो है पूरा हो सके। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार तो अपने हिसाब से जो है जनता के जो है कल्याण का अभिवृद्धि करती है। अब हमारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 38 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जनता की असमानताओं को दूर करने का अधिकार है, और भी किसी भी में असमानता आती है उसको भी जो है समान करने का अधिकार है। अब मैं आपको संविधान की जो है अनुच्छेद 39 के बारे में बताना चाहता हूँ। उसमें 39 में लिखा हुआ है जनता के हित के लिए जितनी भी नीतियां इसमें दी गई हैं उसमें प्रदेश सरकार की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उसे पूरा करे और पूरा करके जो है आम आदमी को उसका लाभ और उसका अभिवृद्धि पहुंचाए। उसमें जो 39A में लिखा हुआ है उसमें भारत के नागरिकों को रोजगार, उनकी आजीविका का जो नीतियां दी हुई हैं उनको प्रदेश सरकार पूरा करे। इसी प्रकार से इसमें अनुच्छेद 39 में ए से लेकर के तक जो है जनहित के लिए नीतियां दी गई हैं और सरकार, प्रदेश सरकार को से ये कहा गया जो नीतियां दी गई हैं इनका आप पालन करिए, ये आपकी ड्यूटी है। अब मैं आपको अनुच्छेद 41 बताना चाहता हूँ। 41 में लिखा हुआ है राइट टू वर्क। सरकार को ऐसी नीतियां बनाए कि भारत की आम जनता को रोजगार मिले। दूसरा लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन। सरकार ऐसी नीतियां बनाए भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त हो। राइट टू पब्लिक असिस्टेंट। सरकार, प्रदेश सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे जो है हमारे देश के आम नागरिकों को जो है लोक सहायता मिले। इस प्रकार से मैंने आपको 41 बताया और ये जो है 36 से लेकर 51 तक है। अब मैं आपको जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जनता के लिए
कल्याणकारी कार्य जो है प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रदेश की सरकार और मंत्रियों से, सत्ताधारियों से हमारी मुलाकात भई, हमने उनसे कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो जनता के कल्याणकारी के लिए है, उनके जो भलाई के लिए है, उनके हित के लिए है, उनको आप क्यों नहीं लागू करते हो? तो उनका जवाब मिलता है इसमें बहुत धन खर्चा होगा। तो हमने कहा जो आप यहाँ सत्ताधारी बैठे हुए हैं उसमें कितना धन खर्चा होता है? आप 5 करोड़ जो है सांसद निधि देते हैं, 5 करोड़ जो आप विधायक निधि देते हैं, इसके अलावा उनको सैलरी, भत्ता और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। तो हमारे इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो जनहित के लिए, कल्याण के लिए जो नीतियां दी गई हैं उसको क्यों नहीं पूरा करते हो? तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं आपको अनुच्छेद 51A बताना चाहता हूं। वो 51A में फंडामेंटल ड्यूटी है और उसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश के आम आदमियों को फंडामेंटल ड्यूटी जो है ए से लेकर के तक दी हुई है, उसे जो है हमारी भारत की जनता स्वीकार करे, उसे माने, उसके खिलाफ जाएगी तो उसके खिलाफ जो है अभियोग, उसके खिलाफ जो है माने दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस प्रकार से मैंने आपको अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक बताया है और हमारा निवेदन ये है कि आप भारत के स्वामी हैं, मालिक हैं, आप भारत के भाग विधाता हैं। मेरा निवेदन है कि आपको मालिक बनना है और इन सत्ताधारियों को हटाना है, जिससे आपको भी अवसर मिले, आपकी गुलामी, आपकी दासता, आपकी जो गरीबी है, जो आपको गरीब बना के रखे हुए, उसका समापन हो। जय हिंद, जय भारत।